अब देखिए, हम तो कुछ बोलते नहीं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है वो करिए, चुपचाप मेरे वीडियो को देखिए। तो देखिए, आपका पहला सवाल क्या कह रहा था? पहला सवाल है आपका कि द्रव्यमान का उदय या विनाश, यहाँ देखिए गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर है बिना लिखा हुआ है, यहाँ विनाश होना चाहिए। द्रव्यमान का ना तो उदय हो सकता है ना ही इसका विनाश हो सकता है। यह कौन सा मार्ग है? यह कौन सा नियम है मेरे भाई? ये कौन सा नियम है कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते आप, और द्रव्यमान का ना ही निर्माण हो सकता है, ना ही उसको नाश किया जा सकता है। इसको कौन सा नियम कहते हैं? तो इसको द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम। चलिए, पहला सवाल क्लियर हुआ। सेकेंड सवाल की तरफ चलते हैं। सभी द्रव्य, जितना भी द्रव्य है पृथ्वी पर, सभी द्रव्य किससे मिलकर बने होते हैं? तो सभी द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तीसरा सवाल है, बांध में जमा किया गया पानी, बांध में अगर जमा है पानी, बांध में जमा है पानी, तो आपको बताना है उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। जब बांध में पानी जमा है तो होगी स्थितिज ऊर्जा, वही पानी बहने लगेगी तो होगी गतिज ऊर्जा। तो अस्थिर है तो इसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होगी। चलिए, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल कहता है, खिलौना कार जो होता है, खिलौने के कार का चाबी हम लोग ऐंठ देते हैं, उसे खिलौना को छोड़ देते हैं, खिलौना चलने लगता है। तो जब हम खिलौना को चलाते हैं उस तरीके से मतलब कि जब कसा हुआ रहता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा रहेगी? तो उसमें भी तो स्थितिज ऊर्जा हो रहेगा। उसमें कौन सा ऊर्जा रहेगा? स्थितिज ऊर्जा रहेगा। जब खिलौने कार का अगर चाबी कस के रखिएगा तो उसमें क्या कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। अगला बोलता है, किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण, गति में है उसके कारण। दूसरा बोलता है या स्थिति के कारण, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो यहाँ गति भी बोल रहा है, स्थिति भी बोल रहा है, तो दोनों के कारण कार्य करने की ऊर्जा को बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि गति वाला में गतिज ऊर्जा होता है, स्थिति वाला में स्थितिज ऊर्जा होता है। अब यहाँ तो दोनों मिला के बोल रहा है, गतिज ऊर्जा, गति भी बोल रहा है, स्थिति भी बोल रहा है, तो गति स्थिति दोनों मिलाएगा तो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद चलिए, पांचवा के बाद छठा में देखिए सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु की गति के कारण। अभी तुरंत बताए हम कि गति के कारण कौन सी ऊर्जा होगी, तो गति के कारण पूछ रहा है, तो गति के कारण कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो गतिज ऊर्जा निहित होती है, तो मतलब उसके कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सातवां में आइएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ दिया जाए तो कौन सी ऊर्जा होगी? तो यांत्रिक ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा होगी। अगला सवाल है आठवां आपके लिए, ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत पृथ्वी पर क्या है? सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन हमको देता है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको सूर्य देता है। सूर्य से बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला कौन है? हमारा सूर्य है। नंबर क्वेश्चन में चलिए, पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन, पृथ्वी अगर किसी वस्तु को खींचता है तो गुरुत्व बल नीचे की ओर लगता है, तो इसके अधीन कोई भी चीज गिर रहा है, मान लो कि ये पेन को गिरा रहे हैं इधर से इधर, अगर गुरुत्व के अधीन गिर रहा है तो ये कैसा कार्य होगा? धनात्मक कार्य होगा कि ऋणात्मक कार्य? नहीं, जब गुरुत्व के अधीन गिरेगा तो उसको बोलते हैं धनात्मक कार्य, उसको बोलेंगे हम धनात्मक कार्य। अगर हम उल्टा फेंकेंगे, गुरुत्व के विपरीत फेंकेंगे, इधर से ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्व बल के विपरीत जा रहा है, तो इसके विपरीत अगर जाएगा तब कैसा बल होगा? ऋणात्मक। शायद अगला सवाल वही है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा मेरे भाई? ऋणात्मक कार्य कहलाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। 11 नंबर में आते हैं भाई, कार्य कैसी राशि है? कार्य सदिश राशि है या कार्य अदिश राशि है? कार्य अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है कार्य। इसके बाद चलते हैं 12 नंबर में, देखिए 12 में क्या कहता है, वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल। वस्तु का द्रव्यमान को m कहेंगे और यहाँ पर बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण g कहेंगे, mg। मतलब वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण को गुना अगर कर देंगे तो क्या कहलाएगा?
वस्तु का द्रव्यमान को m बोले और गुरुत्वीय त्वरण को g बोले, तो m और g को गुना करेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे W बराबर mg, तो उसको W को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, मतलब वस्तु का भार कहलाएगा। क्वेश्चन था आपका वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं वस्तु का भार कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, वस्तु का भार। इसके बाद चलिए 13 नंबर में चलते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। भार जो नापते हैं उसको न्यूटन में नापते हैं। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण तो नीचे की ओर लगता है, मतलब दिशा भी मालूम है, नीचे की ओर लग रहा है। तो आप बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि या अदिश राशि, तो इसको बोलेंगे हम लोग सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा भी है इसलिए इसको बोलेंगे सदिश राशि। ठीक है ना। 15 नंबर में आइए, 15 नंबर क्या कहता है, देखिए यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो था, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी बोलते हैं। तो स्मॉल जी जो होता है वो सदिश राशि है, लेकिन आपसे पूछ सकता है जो कैपिटल जी होता है जिसको कि गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, तो वो कैसी राशि है, तो गुरुत्वीय त्वरण सदिश है, लेकिन गुरुत्वीय स्थिरांक जो कैपिटल जी है वो अदिश राशि है। वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। यही सब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, इस पर एकदम ध्यान देके रखो। 16 नंबर क्वेश्चन में चलिए क्या कहता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, बताइए पृथ्वी को क्या तौला होगा, तौलने का तो जुगाड़ नहीं है, उतना बड़ा तराजू नहीं है, लेकिन अनुमानता या वैज्ञानिकों ने कैसे नापा उतना हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए 6 गुना 10 पर पावर 24 किलो इसका वजन है। 6 गुना 10 पर पावर 24 गुना द्रव्यमान है इसका। 10 पर 24 क्या है इसका, इतना केजी इसका द्रव्यमान है, मतलब पूरे पृथ्वी का अगर वजन देखा जाए तो 6 गुना 10 पर पावर 24 केजी इसका क्या है, वजन है। वजन मतलब द्रव्यमान। अगला देखिए, अगला क्या कहता है भाई कि पृथ्वी जब इतनी बड़ी गोल है, पृथ्वी तो गोला के तरह है, पृथ्वी गोला के तरह है, तो इसमें भाई त्रिज्या भी होगा, तो पृथ्वी की त्रिज्या आखिर कितना है, अगर किलोमीटर में बोलेगा तो डायरेक्ट बोलिएगा 6400 किलोमीटर, अगर मीटर में बात करेगा तो 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर होता है। 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर होता है। ये पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। जब गोला है तो गोला के बीच में त्रिज्या होगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 6.4 गुना 10 पे पावर 6 मीटर। इसके बाद कौन सा नंबर चलेगा मेरे भाई, 17 हो गया। 17 के बाद हम लोग चलेंगे 18 पर। देखिए कितना अच्छा सवाल है। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है, तो इसी को तो कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या कहेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम मेरे भाई कब दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया होगा तो कभी ना कभी तो दिया होगा। उस साल का नाम बताइए, तो 1687 ईस्वी में दिया था न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम। 1687 ईस्वी में। हो गया क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े। अगला कितना नंबर चलेगा, 19 के बाद भाई 20 नंबर होगा। बोलता है किसी भी क्रिया के ठीक उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो यह कौन सा नियम है। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। कैसा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है। चलिए इसके बाद 21 नंबर सवाल में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर देखिए कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है, परमाणु भी बहुत सारे मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्य है। तो आपको बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था। हाँ, जे थॉमसन किया था। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था, जे थॉमसन ने खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो प्रोटॉन का खोज किया था चैडविक ने। किसने की, नहीं सॉरी, गोल्डस्टीन ने। किसने किया था प्रोटॉन का खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन किया था। कौन किया था मेरे भाई, गोल्डस्टीन किया था। इसके बाद दिया है कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। कौन किया था बेटा, चैडविक। आप लोग को समझा चुके हैं, हल्ला नहीं करना है, गपने कीजिए, चैडविक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका, चैडविक वाला तो हो गया भैया। जॉन डाल्टन ने
जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कब प्रस्तुत किए गए? जॉन डाल्टन ने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो कब किया था? जॉन डाल्टन आके अपना सिद्धांत दिया था, आप लोग पढ़ चुके हैं। ये कब दिया था मेरे भाई? तो 1808 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1808 ईस्वी में। इसके बाद चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अणु एक या अधिक परमाणुओं का समूह होता है। बिल्कुल सही बात है, अणु एक या अधिक परमाणुओं का समूह होता है और यह किस अवस्था में रह सकता है? तो जब अणु के रूप में रहता है तो वो मुक्त अवस्था में रह सकता है। मुक्त अवस्था में क्या हो सकता है? रह सकता है, मुक्त अवस्था में रह सकता है। किस अवस्था में रहेगा? तो मुक्त अवस्था में रहेगा। अगला है अणु किनसे मिलकर बनता है? अणु किससे मिलकर बनेगा? अणु परमाणु से मिलकर बनेगा। अणु किससे मिलकर बनेगा? परमाणु से मिलकर बनेगा। चलिए इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बोलता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जब जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान क्या हो जाएगा? परमाणु भार हो जाएगा। क्या कहलाएगा वो? परमाणु भार हो जाएगा। परमाणु भार कह सकते हैं या फिर इसको द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। अगला चलते हैं 28 नंबर में। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है या उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उससे आवेश कण प्राप्त होता है। उस आवेश कण को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस आवेश कण को हम लोग आयन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जुटेगा, जुड़ेगा या उससे घटेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। इसके बाद चलिए अगला क्या कहता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। ये तो एकदम आसान है, सब बच्चा जानता है, NaCl है। सोडियम क्लोराइड का क्या है? NaCl। इसके बाद चलिए क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? क्लोरीन की संयोजकता, क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक, क्लोरीन कितने नंबर पर आता है? क्लोरीन 17 नंबर पर आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखेंगे तो कहता होगा 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 7 होगा। तो 2, 8, 7 है तो उसमें लेने की कितनी प्रवृत्ति है? एक ले सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 31 नंबर में सवाल में चलिए, वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन, वायुमंडल में कार्बन का संतुलन बना रहता है हमेशा, तो इसको किस विधि के द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इसको कौन संतुलित रखता है? तो इसको संतुलित रखता है कार्बन को कार्बन चक्र। कार्बन को कौन संतुलित रखता है? कार्बन चक्र। कार्बन चक्र पढ़े थे आप लोग? चलिए पढ़े थे। इसके बाद चलिए अगला सवाल क्या कहता है? पृथ्वी की सतह पर कितना % में आपका पानी है? तो पृथ्वी की सतह पर बोला जाता है कि 75% पानी है। कितना है? लगभग 75% पानी ही पानी है। कहीं कहीं 71 भी देता है, देने दो, कोई बात नहीं। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं मानव शरीर में या किसी भी जीव जंतु में जितनी भी कोशिकीय प्रक्रियाएं होती है, शरीर के अंदर जो कोशिका है वो काम करता है। तो हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं जो काम करती है शरीर के अंदर में, उसकी जो प्रक्रियाएं होती है वो अधिकतर प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती है? तो अधिकतर प्रक्रियाएं जल के द्वारा होता है। इसीलिए जल हमको शुद्ध पीना चाहिए, जल अच्छा से पीना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, जल नहीं अच्छा जाएगा तो आपकी जो कोशिकीय क्रियाएं हैं वो गड़बड़ हो सकती है, उससे रोग आपको हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि अंटार्कटिक भाग में, अंटार्कटिका जो क्षेत्र है उस भाग में ओजोन छिद्र की, ओजोन में छेद हो गया है। ये पता किया था, कौन किया था? वैज्ञानिक पता किया था। तो आपसे पूछा है कि भैया कब पता किया था? तो पता किया था 1985 ईस्वी में। कब पता किया था मेरे भाई? 1985 ईस्वी में। 35 नंबर सवाल में आइए। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो गया पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं। पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं तो वो कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? जो खाना उनको बनाना है तो वो कौन सा गैस ग्रहण करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और अपना भोजन बनाएंगे। अगला सवाल है लाइकेन और मॉस। लाइकेन और मॉस जो होता है एक तरह से पौधा है वो, तो किस सतह पर उगता है? तो लाइकेन और मॉस जो है चट्टान जहाँ रहेगा ना, चट्टाने पर जाके उगेगा, मतलब चट्टानों की सतह पर उगता है। कहाँ पर उगता है? चट्टानों की सतह पर उगेगा मेरे भाई। इसके बाद 37 नंबर सवाल में आइए। 37 नंबर सवाल कहता है कौन सा गैस है जो पृथ्वी को गर्म रखता है? तो कौन सा गैस पृथ्वी को गर्म रखता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी को गर्म रखता है। कौन सा गैस रखता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी को गर्म लगता है। अगला है 38 नंबर सवाल। स्थल और जल, पृथ्वी पर स्थल का भाग भी है, जल का भी भाग है। तो स्थल और जल का
जल के ऊपर का जो हवा होता है वो असमान गर्म होता है, मतलब एक जैसा गर्म नहीं होता है। तो असमान गर्म अगर हो जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? उससे उत्पन्न होगा पवन। उससे क्या उत्पन्न होगा? पवन उत्पन्न होगा। मतलब स्थल और जल है, स्थल और जल के ऊपर का जो वायुमंडल है, जो हवा है, वायुमंडल में जो हवा है वो असमान रूप से गर्म होता है, एक जैसा गर्म नहीं होता है। तो नहीं गर्म होने के कारण क्या चलने लगता है? पवन चलने लगता है। अगला सवाल है, भूमि के ऊपरी सतह, भूमि का जो ऊपरी सतह है या फिर मिट्टी का हटना, भूमि का ऊपरी सतह या मिट्टी का हटना क्या कहलाता है? इसी को तो बोलते हैं मृदा का अपरदन हो रहा है। क्या बोलेंगे उसको? मृदा का अपरदन बोलेंगे। मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है। 40 नंबर में चलते हैं भाई। 40 नंबर क्या कहता है? जब पानी पीने योग्य नहीं होता है, जब पानी पीने योग्य नहीं होता है तथा पानी को अन्य उपयोग में हम लोग लाते हैं, तब कौन सा प्रदूषण होता है? पानी पीने लायक है नहीं तो उसको बोलेंगे जल प्रदूषण हो गया है। कौन प्रदूषण हो गया भैया? जल प्रदूषण हो गया है, क्योंकि गंदा पानी तो पी नहीं सकते, अन्य उपयोगों में ला सकते हैं, हम कपड़ा धो सकते हैं और भी जो धोना हो धो सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, जल में बेकार अतिरिक्त पदार्थ जब मिल जाता है तो कैसा प्रदूषण होता है? जल में अगर बेकार पदार्थ मिल जाएगा तो उसको हम कौन प्रदूषण बोलेंगे? उसको हम जल प्रदूषण बोलेंगे कि जल प्रदूषण हो गया है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? जीव द्रव का खोज कौन किया था? तो जीव द्रव का कौन किया था? बहुत अच्छा, पुरकिंजे किया था। कौन किया था बेटा? पुरकिंजे। नाम थोड़ा खराब है, क्या करोगे? पुरकिंजे, पुरकिंजे नाम है इनका। इसके बाद चलिए अगला सवाल है, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जैसे कि हम लोग का पाचन तो छोटी आंत में होता है, तो कोशिका के अंदर भी पाचन होता है, यहाँ भी पाचन होता है। तो यहाँ पर पाचन कौन करता है? यहाँ पर पाचन करता है लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम कोशिका को ही पचा जाता है। जब कोशिका, लाइसोसोम, कोशिका में कोई चोट उट लग जाता है ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर बड़ा सा चोट लग गया, घाव हो गया, फका हो गया, तो यहाँ का कोशिका मर जाएगा, दूसरे नियर लगेगा चमड़ा। यहाँ का चमड़ा यहाँ का चमड़ा अंतर हो जाता है। देखो बेल तेल में एक बार चोट लग जाए तो वहाँ बाल नहीं उगेगा, होता है ना। उसी तरह से यहाँ पर कुछ चपट नियर हो जाएगा, दूसरा वहाँ कोशिका मर जाता है वहाँ का। ठीक है, अरे चलिए वो सब बात हटाइए, ज्यादा बढ़िएगा तब सीखिएगा। अगला कहता है कि अभी बताइए कि पौधे में हरित लवक पाया जाता है कि नहीं? पौधे में हरित लवक भी पाया जाता है, अवर्णित लवक भी पाया जाता है, वर्णित लवक भी पाया जाता है। तो इसमें 44 नंबर में पूछा है कि हरित लवक का काम क्या है? हरित लवक का काम है भोजन को बनाना, भोजन को या भोजन का निर्माण करना। अच्छा से बोलो, भोजन का क्या करना? निर्माण करना। और सेकंड पूछता है अवर्णित लवक का क्या काम है? अवर्णित लवक जो है उसका क्या काम है? तो वो भोजन का संग्रह करता है। वो क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। इसके बाद 46 नंबर में चलिए, 46 नंबर में बोलता है वर्णित लवक क्या करता है? तो वर्णित लवक जो होता है वो रंग प्रदान करता है। जैसे केला का रंग पीला, वो रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। चलिए अब बचा है 4 सवाल। 47 नंबर में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं भैया? अभी तुरंत बताए थे कि वो कोशिका को जला लेता है, आत्महत्या की थैली भी इसको बोला जाता है। किसको? लाइसोसोम को, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 48 में क्या कहता है? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप में कि जंतु में? कोशिका भित्ति की बात हो रही है, तो कोशिका भित्ति पादप में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में ये नहीं रहता है। इसके बाद 49 नंबर में चलेंगे। 49 में क्या कहता है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बहुत अच्छा, सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद का लास्ट सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि कोशिका झिल्ली किस कोशिका में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली जो है वो पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। तो हम बोलेंगे पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं।